Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jhate. Today we are going to discuss about the Werner's theory. वर्नर्स थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? द फर्स्ट क्वेश्चन. और इसने क्या ऐसे प्रूव किया जिसके वजह से वर्नर को नोबेल प्राइज मिला एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कोऑर्डिनेशन. तो वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थ्योरीज भी दी और बहुत सारा वर्क भी किया. तो ये वर्नर्स थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों है? लास्ट वीडियो में हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. तो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है, उसके अंदर हम मेटल और लिगैंड्स लिखते हैं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले हम कैटायंस लिखते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद एनायंस लिखते हैं. तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर सच में होता है कि नहीं, इसके लिए प्रूफ चाहिए. लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखते हैं, हमने बाहर नहीं लिखा था, उसके लिए प्रूफ चाहिए. तो ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स और उसके फॉर्मेशन एक्सप्लेन किए हैं अल्फ्रेड वर्नर ने. तो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन. फिर ये वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है जो वर्नर ने बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल आयन है हमारा मेटल, एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. मेटल को टू टाइप की वैलेंसीज रहती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. तो हम देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और इसके बेसिस पे ही वर्नर ने स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं पूरा एक्सप्लेन किया है. तो अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है. आप देख सकते हैं मेरा कर्सर. जनरली हम लिगैंड और मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं जो हमने लिखा है, और ये जो ए है एनायन, उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा है. तो ऐसे क्यों लिखते हैं? ए को अंदर क्यों नहीं लिया और एल को बाहर क्यों नहीं लिया? तो ये सब के आंसर दिए है वर्नर ने. तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके अंदर है एम. अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में देखो जो एम है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और जो एल है वो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. ये जो आउटर सर्कल है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. मतलब ये मेटल और लिगैंड ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और ये जो ए है एनायन वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. और ये जो एम और एल के बीच में जो बॉन्ड है वो डार्क लाइन से और सॉलिड लाइन से बताते हैं, और एम एंड ए के बीच में जो बॉन्ड है उसे डॉटेड बॉन्ड और डॉटेड लाइन से दिखाते हैं. नाउ वी विल एक्सप्लेन what is primary valency. The bond between M and A, मतलब मेटल और A के बीच में जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी. मतलब ये A जो है एनायंस, एनायंस मेटल्स को प्राइमरी वैलेंसी दे रहे हैं. सेकेंडरी वैलेंसी, द बॉन्ड बिटवीन M एंड L, मतलब लिगैंड्स जो है वो लिगैंड्स के वजह से मेटल को सेकेंडरी वैलेंसी मिलती है. और जो मेटल और लिगैंड का बॉन्ड है वो हमेशा डार्क रहता है. अब ये सॉलिड लाइन और डार्क क्यों रहता है? क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. आप डायग्राम में देख सकते हैं मेटल और लिगैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है. कम है मतलब क्या? द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन लिगैंड
इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। अभी दोनों के अपोजिट चार्जेस में अगर अट्रैक्शन होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, और वो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा इसीलिए हम उसे सॉलिड लाइन या सॉलिड या डार्क लाइन से दिखाते हैं। अब देखते द बॉन्ड बिटवीन एम एंड एल, और एम एंड एल इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड ए इज मोर इट मीन्स द अट्रैक्शन इज लेस। जितने वो दूर जाएंगे उतना अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना वो बॉन्ड वीक होगा, उतना इजीली हम उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने उसे डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। डॉटेड लाइन मतलब वो थोड़ी सी वीक बॉन्ड है, वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज शोज इन डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इन डार्क लाइन और सॉलिड लाइन। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेबल? Ionizable means which can undergoes ionization. Ionization मतलब क्या? The formation of ions. Ions मतलब क्या? जिसके ऊपर चार्जेस हो, either पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, either कैटायन और एनायंस। फिर ये प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइजेबल बोला, इसका मतलब इसमें चार्जेस तैयार होते हैं। कैसे तैयार होते हैं? क्योंकि मेटल और ए के बीच में जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। द बॉन्ड बिटवीन एम एंड ए इज वेरी वीक। अगर ये बॉन्ड वीक है इसका मतलब इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, एंड आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड the electrons shifted either on the m side or on the a side। जब भी हम दो एटम के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड को लगने वाले दो इलेक्ट्रॉन आइदर ए पे शिफ्ट हो गए या आइदर बी पे शिफ्ट हो गए। फिर इन दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए वो डिपेंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इस केस में देखिए मेटल और ए के बीच में बॉन्ड है, ए है हमारा एन आयन। एन आयन मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब इस बॉन्ड के बीच में के इलेक्ट्रॉन ए लेगा तो ए के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, और एम को इलेक्ट्रॉन नहीं मिले इसका मतलब एम के ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैंने एम और ए के बीच में का बॉन्ड ब्रेक किया तो मुझे एम प्लस मिलेगा और ए माइनस मिलेगा, मतलब मुझे आयन्स तैयार मिलेंगे। और आयन्स तैयार हो गए इसका मतलब आयोनाइजेशन हो गया। और आयोनाइजेशन हो गया मतलब क्या कि ये इजीली ब्रेक हो सकता है, इसीलिए उसे क्या बोले हमने, आयोनाइजेबल बोला। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। इट मीन्स देर इज नो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। अब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब द बॉन्ड बिटवीन एम एंड एल। ये बॉन्ड स्ट्रांग है क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, और जो एल है लिगैंड है वो एल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसका मतलब द अट्रैक्शन बिटवीन एम एंड एल इज वेरी हाई। इफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर it is difficult to break that bond between M and L। So ये M and L के बीच में सेकेंडरी वैलेंसी का जो बॉन्ड है उसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो आयन्स तैयार ही नहीं होंगे, और आयन्स तैयार ही नहीं हुए तो आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसे हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट,
द प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स। देखो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, ए जो है, ए मतलब क्या है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ए मतलब हमेशा क्या रहते हैं, एनायंस ही रहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में हमेशा एनायंस ही लिखते हैं, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स। अब सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब एल। अब एल मतलब लिगेंड्स, फिर लिगेंड्स तो पॉजिटिव चार्ज भी रहते हैं, नेगेटिव चार्ज भी रहते हैं और न्यूट्रल भी रहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, और लिगेंड्स आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस और न्यूट्रल लिगेंड्स। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास एक एम है और उसको दो लिगैंड बाइंड है, तो मेटल और लिगैंड अगर दो हो गए तो उसका हमेशा स्ट्रक्चर फिक्स है, उसका स्ट्रक्चर है लीनियर। इफ वी आर हैविंग 3 ligands, the structure will be trigonal planar. If we are having 4 ligands, the structure either may be square planar or may be tetrahedral. लेकिन इनकी जो पोजीशन है मेटल और लिगैंड्स की, आप देख सकते हैं वो फिक्स है। दो है लिगैंड तो लीनियर, उनकी पोजीशन फिक्स, बॉन्ड एंगल फिक्स। 3 लिगैंड है स्क्वायर प्लानर, पोजीशन फिक्स, बॉन्ड एंगल फिक्स। इसका मतलब इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, उनकी पोजीशन जो है लिगैंड्स की वो स्पेस में फिक्स है। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या, कि ये जो ए है उनकी डायरेक्शनल फिक्स नहीं है। अब देख सकते हैं एम है, एक साइड ए इधर जा रहा, एक ए इधर जा रहा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई नेम नहीं, उसका कोई बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं। मतलब ए कभी इधर भी रह सकता है, ए कभी यहाँ पे भी जा सकता है ऊपर। वैसे ही 3 ए है तो उसका भी कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फिक्स नहीं है। अब ये ए के स्ट्रक्चर या पोजीशन फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड द स्फीयर है, जैसे हमने पहले साइड में देखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है ये अवे फ्रॉम द एम, एम से बहुत दूर है, इसलिए उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, वो कहीं पे भी घूम सकता है ए। वैसे एल जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं लिगैंड, और उनके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनकी पोजीशन फिक्स रहती है। इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी का ए जो है उसकी पोजीशन स्पेस में फिक्स नहीं है। और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, क्योंकि उसके जो लिगैंड्स है उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले ही हमने पहले वीडियो में देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, द बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स। मेटल और लिगैंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होते हैं उसे हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन रिप्रेजेंट करता है, द बॉन्ड बिटवीन एम एंड एल। फिर एम और एल के बीच में जितने भी बॉन्ड्स है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कि अगर मैंने सपोज यहां से एक ए निकाल दिया और ए के ऊपर चार्ज है -1, तो पीछे एम पर चार्ज रहेगा +1, मतलब एम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। अगर ऐसे मैंने 2 ए निकाले
तो दो 2 माइनस बाहर जाएंगे, इसके मतलब m पे प्लस चार्ज हो रहेगा +2, फिर m की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2. इट मीन्स द प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. यह डायरेक्शनल नेचर एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर. अब ये हो गए पोस्टुलेट्स. अब इसके लिए भी हमें प्रूफ चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. इसके लिए वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने जो बताया कि प्राइमरी वैलेंसी रहती है, सेकेंडरी वैलेंसी रहती है, उसे भी हमें प्रूफ चाहिए. वेदर देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, वेदर देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड्स ही रहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एनायंस ही रहेंगे बाद में. ये हमने बोला तो सही, लेकिन उसके लिए भी वर्नर को प्रूफ चाहिए था. फिर ये प्रूफ किसने दिया? फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया. फिर एक्सपेरिमेंट में क्या लिया उसने कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन की कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस के साथ. कोबाल्ट के उसने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस लिए और उसके साथ AgNO3 की रिएक्शन की. तो देखते हैं पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया. उसने लिया COCl3 6NH3, 6 अमोनिया. मतलब कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास 3 क्लोरीन है और 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया है. फिर उसकी रिएक्शन की उसने COCl3 6 अमोनिया, उसकी रिएक्शन की AgNO3 के साथ. तो उसे थाइस AgCl मिला. थाइस AgCl मतलब क्या कि Ag के ऊपर प्लस चार्ज है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है. अब ये Ag प्लस है, मेटल है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है. और अगर प्लस चार्ज है तो वो माइनस के साथ ही रिएक्ट होगा, ये तो फिक्स है. द रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन प्लस एंड माइनस. फिर Ag के ऊपर अगर प्लस चार्ज होगा तो वो माइनस के साथ जाएगा या निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा. अब निगेटिव चार्ज हमारे पास अमोनिया भी है, NH3 भी हमारे पास क्या है, NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. मतलब अमोनिया भी रिएक्शन कर सकता है Ag के साथ, और क्लोरीन भी जा सकता है क्योंकि Cl माइनस है. मतलब Cl भी जा सकता है, अमोनिया भी जा सकता है इस Ag के साथ. फिर AgCl के साथ ही रिएक्ट हुआ. इसका मतलब क्या, Ag का रिएक्शन सिर्फ Cl के साथ ही हुई, अमोनिया के साथ नहीं हुई. इसका मतलब अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. अब अमोनिया अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, इसका मतलब द बॉन्ड बिटवीन कोबाल्ट एंड अमोनिया इज स्ट्रांग. ये कोबाल्ट और अमोनिया का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, इसीलिए अमोनिया और कोबाल्ट का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ. अगर अमोनिया का बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं, इसीलिए अमोनिया और Ag की रिएक्शन हुई नहीं, इसीलिए हमें Ag और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स नहीं मिला. फिर हमें कॉम्प्लेक्स कौन सा मिला, Ag और Cl की रिएक्शन. मतलब Cl का बॉन्ड वीक है. फिर कोबाल्ट और Cl का बॉन्ड अगर वीक है, इसीलिए Cl इजीली ब्रेक हुआ. और Cl अगर ब्रेक हुआ तो फिर जाएगा किसके साथ, तो Ag के साथ. Cl ब्रेक हुआ Cl माइनस में, फिर Cl माइनस और AgCl, उसकी रिएक्शन हुई, हमें मिला AgCl. इसीलिए इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसीलिए उसका बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए वो ब्रेक नहीं होगा. और क्लोरीन जो है 3 क्लोरीन, वो तीनों क्लोरीन कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसीलिए वो बॉन्ड इजीली वीक है, इसीलिए इजीली ब्रेक हो सकते हैं. अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गए, इसका मतलब वो इजीली जाएंगे Ag के साथ, इसीलिए रिएक्शन हो गई Ag और Cl की, एंड नॉट द रिएक्शन बिटवीन Ag एंड NH3. इसीलिए हमें AgCl मिला. अब कितने AgCl मिले, 3 मिले, क्योंकि क्लोरीन कितने बाहर है,
3 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अगर 3 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसका मतलब हमें 3 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कोबाल्ट है सेंटर में, CMI, उसको है 6 अमोनिया, और 6 अमोनिया कैसे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अंदर है। इसका मतलब कोबाल्ट एसोसिएटेड विथ 6 अमोनिया NH3। अगर ये NH3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसका मतलब हम उसे दिखाएंगे डार्क या सॉलिड लाइन से। इसलिए देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं द बॉन्ड बिटवीन कोबाल्ट एंड NH3 इज इन सॉलिड और डार्क लाइन। देख सकते हैं डार्क लाइन में क्यों दिखाया, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और वो बॉन्ड स्ट्रांग है। और ये 3 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसका मतलब बाहर है मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा और वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा, इसीलिए हमने उसे दिखाया डॉटेड लाइन में। तो स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं 3 क्लोरीन जो है वो हमने थोड़े से दूर दिखाए हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जा रहे और उसे हमने डॉटेड लाइन में दिखाया। और अमोनिया जो है 6 अमोनिया, उसे हमने सॉलिड लाइन में दिखाया क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स है और उसकी ये रिएक्शन की है। अब देखते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया। कॉम्प्लेक्स 2 में सिर्फ एक चेंज किया है। पहले इसमें 6 अमोनिया थे, अब वर्नर ने 1 अमोनिया कम कर दिया, 5 अमोनिया लिया, COCl3 5NH3। अब इसकी जब AgNO3 के साथ रिएक्शन की तो इस बार ट्वाइस AgCl, मतलब 2 मोल ही AgCl के तैयार हुए। अब 2 मोल ही तैयार हुए, इसका मतलब क्लोरीन 2 ही बाहर होंगे। जितने क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे उतने ही मोल हमें मिलेंगे। जैसे पहले रिएक्शन में हम देख सकते हैं 3 क्लोरीन थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 क्लोरीन, डायग्राम में देख सकते हैं 3 क्लोरीन, इसीलिए हमें थ्राइस AgCl मिला। अब इस रिएक्शन में 2 ही क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसीलिए हमें क्या मिला, ट्वाइस AgCl। फिर 2 ही क्लोरीन अगर बाहर है तो 1 क्लोरीन कहाँ पे गया, तो 1 क्लोरीन गया इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्यों गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी। पहले कॉम्प्लेक्स में देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड्स कितने हैं, 6 लिगैंड, 6 लिगैंड। और लिगैंड्स कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसमें मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है, तो हमेशा इतनी ही रहनी चाहिए उसकी। और प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोरीन है, मतलब उसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही रहनी चाहिए और सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही रहनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स में। सेकंड में इसमें हमने 1 अमोनिया कम किया, और 1 अगर हमने अमोनिया कम किया तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 1 से कम हो गई, तो 5 ही हो गई। फिर हमें चाहिए 6। फिर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये जो बाहर का 1 क्लोरीन था वो बाहर का क्लोरीन अंदर आया, और बाहर का क्लोरीन अगर 1 अंदर आया तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, मतलब फिर से सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। अब प्राइमरी वैलेंसी 3 ही चाहिए और 3 ही रहेगी। कैसे, तो डायग्राम में देखिए कोबाल्ट के पास 5 अमोनिया है, NH3 5, एक बाहर का क्लोरीन ये वाला, ये कहाँ पे आया, अंदर आया। जब वो अंदर आया तो उसको हमने किस में दिखाया, डार्क लाइन में, क्योंकि वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसका बॉन्ड स्ट्रांग है। इसका मतलब उसने सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई की। लेकिन फिर भी हमने उसको डॉटेड लाइन में भी दिखाया, इसका मतलब वो क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा।
It means this chlorine has a tendency to satisfy both valencies, primary as well as secondary valency. इसीलिए बाहर का एक क्लोरीन अंदर आया क्योंकि उसे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी, और एक क्लोरीन अंदर आया इसीलिए बाहर बचे सिर्फ 2 क्लोरीन, इसीलिए हमें ट्वाइस AgCl ही मिला। नेक्स्ट एग्जांपल में से और एक अमोनिया कम कर दिया, 4 NH3 ही बचे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिर्फ 4 अमोनिया बचे, हमें टोटल वैलेंसी चाहिए 6, इसीलिए बाहर के 2 क्लोरीन अंदर आए, ये 4 और ये 2, मतलब 6 हमें लिगैंड मिल गए। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो कोबाल्ट है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 फिर से सेटिस्फाई हो गई। आप देख सकते हैं डायग्राम में NH3 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 4 ही बचे थे, इसलिए बाहर के 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आए, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, मतलब दोनों के मिला के 6 हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी। फिर ये क्लोरीन को डॉटेड बॉन्ड भी दिखाए, मतलब ये जो 2 क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। बचा एक क्लोरीन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और एक ही क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसीलिए हमें AgCl सिर्फ 1 ही मोल मिला। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, और एक अमोनिया कम कर दिया, अब लिखा COCl3 थ्राइस अमोनिया, सिर्फ 3 ही अमोनिया बचे। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 3 ही अमोनिया है तो बाहर के तीनों क्लोरीन अंदर आएंगे क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी 6 चाहिए। अब बाहर के क्लोरीन अगर पूरे के पूरे अंदर आ गए तो Ag को रिएक्शन करने के लिए क्लोरीन ही नहीं बचे। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन नहीं, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन नहीं लिखा, इसका मतलब क्लोरीन है ही नहीं, तो Ag और Cl के बीच में रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए नो AgCl फॉर्म, AgCl तैयार ही नहीं होगा। इसलिए जब ये कॉम्प्लेक्स लेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 COCl3 थ्राइस अमोनिया, और उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करेंगे तो AgCl तैयार ही नहीं होगा। इसका मतलब जो बाहर के 3 क्लोरीन थे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले गए। डायग्राम में हम देख सकते हैं तीनों के तीनों क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गए, और तीनों के तीनों प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन एंड रिजल्ट देखेंगे हम क्या हुआ। पहला कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें 6 अमोनिया थे, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी उसकी 6 थी और वो सेटिस्फाइड थी, इसीलिए जो क्लोरीन थे वो बाहर के बाहर ही रहे, कोई भी अंदर नहीं आया। और 3 क्लोरीन अगर बाहर है तो AgCl भी 3 मिले। सेकंड कॉम्प्लेक्स में एक अमोनिया कम कर दिया हमने, और एक NH3 अगर कम किया तो उसकी वैलेंसी 1 से कम हो गई। इसीलिए हमने क्या किया कि बाहर का एक क्लोरीन अंदर शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमें टोटल वैलेंसी 6 चाहिए, 5 अमोनिया की और 1 क्लोरीन की। अगर बाहर का एक क्लोरीन अंदर शिफ्ट हुआ तो बाहर बचे सिर्फ 2, इसीलिए हमें ट्वाइस AgCl ही मिला। तीसरे कॉम्प्लेक्स में हमने और एक अमोनिया कम कर दिया, 4 ही बचे। अगर 4 ही NH3 बचे तो 2 क्लोरीन बाहर के अंदर आएंगे, क्योंकि टोटल हमें चाहिए 6। अगर 2 अंदर आए तो 1 ही बचा Cl, तो हमें मिलेगा 1 AgCl ओनली। चौथे कॉम्प्लेक्स में और एक अमोनिया कम कर दिया, मतलब थ्राइस NH3 3 ही बचे। अब 3 ही बचे, वैलेंसी तो 6 चाहिए, इसलिए बाहर के तीनों क्लोरीन अंदर चले गए। अब सभी क्लोरीन अंदर गए तो बाहर एक भी क्लोरीन नहीं रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन ही नहीं, और क्लोरीन ही नहीं मतलब Ag की रिएक्शन Cl के साथ होने ही वाली नहीं, क्योंकि Cl ही नहीं है। सभी Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले गए मतलब उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर गए वो, इसीलिए नो रिएक्शन, Ag और Cl की रिएक्शन नहीं हुई। सो इससे हमें क्या क्या क्लियर हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज फिक्स।
कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती है, जैसे पहले इसमें देखा 6 है, दूसरे इसमें भी 6 ही है। भले ही एक अमोनिया कम हुआ था लेकिन उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बाहर का एक क्लोरीन अंदर आया। वैसे हर एक कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा 6 ही है और वो फिक्स है। इफ सेकेंडरी वैलेंसी इज चेंज देन इट इज सेटिस्फाइड बाय ग्रुप विच आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी। जो एग्जांपल में हमने देखा, अगर सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हो गई तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए बाहर के क्लोरीन जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे वो अंदर आए। टू सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी ग्रुप फ्रॉम आउटसाइड स्पीयर कम्स इनसाइड द स्पीयर। जो अभी हमने देखा, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन जो आउटसाइड द स्पीयर थे वो इनसाइड द स्पीयर आए। इन अबव एग्जांपल क्लोरीन सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो अबव एग्जांपल्स है उसमें से हमें क्लियर हुआ कि क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये जो वर्नर ने जो एग्जांपल लिए उसमें से क्या क्लियर हुआ? इसमें से पहले तो ये क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर नाम की कोई चीज रहती है। कोऑर्डिनेशन स्पीयर एग्जिस्ट। अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर नहीं रहता तो इस एग्जांपल में हमें थ्राइस AgCl मिलने चाहिए थे, लेकिन ट्वाइस ही मिले। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर चला गया और हर एक वक्त AgCl एक एक से कम होता गया क्योंकि क्लोरीन हमेशा एक एक अंदर जाता गया। इसका मतलब देयर इज अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अगेन देयर इज अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया एक एक कम करते गए तो सेकेंडरी वैलेंसी कम हो रही थी, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आउटसाइड का क्लोरीन इनसाइड चला गया। अगेन देयर इज अ एग्जिस्टेंस of primary and secondary valency, there is the existence of coordination sphere। ये सभी प्रूव किया वर्नर ने with the example। That's all for today। Now we will learn next topic of coordination compounds next video। Thank you।